अभिषेक जी, मैं आपसे एक चीज जरा इसलिए कि थोड़ा चुनाव की भी बात कर लें, नहीं तो दर्शकों, ये 1985 से मैं ले रहा हूं, 8 चुनाव अब तक हुए हैं और हर बार पार्टी चेंज होती रही है। 1985 में अगर कांग्रेस थी तो फिर बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, ये लगातार चल रहा है। पिछली बार बीजेपी जीती और ये लोहिया जी कहा भी करते थे कि अगर रोटी को उलटते पुलटते रहो तो ठीक से सिकती है, एक इस तरह की कहावत भी थी। इस बार आपको क्या लग रहा है कि रोटी पलटी जाएगी कि क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बीच में आई थी लेकिन अब वो विड्रॉ कर गई है। मोटे तौर पे, क्योंकि आप बहुत से लोगों के साथ बात कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, आपका इसमें ओपिनियन क्या है कि हिमाचल में क्या होने जा रहा है? देखिए आनंद वर्धन जी, हिमाचल को समझने के लिए सबसे पहले हिमाचल के स्ट्रक्चर को समझना होगा। उसको समझे बिना हिमाचल के वोटर की मानसिकता आप नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते। हिमाचल प्रदेश एक कोई नेचुरल स्टेट नहीं था, जैसे संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस या बिहार, इस तरह से आप कह सकते थे, या बंगाल। एक तो पंजाब हिल का इलाका है हिमाचल प्रदेश में, जिसे हम लोग लोअर हिमाचल कहते हैं, धर्मशाला वाला और डलहौजी वाला इलाका। और एक जो सुगौली की संधि से भारत का हिस्सा बना वाला जो इलाका है, जिसको कि अपर हिमाचल हम कहते हैं, 1816 में शायद हुई थी सुगौली की संधि, उस दौर में जो भारत का हिस्सा बना दे। अपर हिमाचल हरी टोपी वाले लोगों को डिनोट करता है और मूल रूप से यहाँ का डीएनए कांग्रेसी है। लोअर हिमाचल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा करीब दिखता है हमेशा से। आप 77 के चुनाव से देखें तो जनता पार्टी के जनसंघ घटक को जो बड़ी जीत मिली थी वो धर्मशाला वाले इलाके में मिली थी, लोअर हिमाचल में। और इन दोनों के बीच एक जिला है जहां सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। वो सैंडविच की तरह है, मंडी जिला, जहां से सुखराम भी आते थे, जहां से जयराम ठाकुर भी है। और मंडी जिला का अपनी सुविधा के हिसाब से वीरभद्र सिंह ने भी अपने दौर में बखूबी इस्तेमाल किया। और इन सब के बीच महाराष्ट्र का वो सोशल कोalition भी आता है, जिस कोalition में जेपी नड्डा मिसफिट बैठते हैं। शांता कुमार को जब नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर के वहां प्रभारी बनते हैं तो शांता कुमार को पीछे कर प्रेम कुमार धूमल को आगे लाया जाता है। उसमें यह है कि अपर हिमाचल मोर और लेस राजपूत डोमिनेटेड है और लोअर हिमाचल उसमें मिक्स पॉपुलेशन है और ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी है। और लोअर हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, जिसका जिला मुख्यालय धर्मशाला है। उसकी स्थिति पूरे देश में उत्तर प्रदेश जैसी है। कहा जाता है कि जिसने यूपी में सत्ता हासिल कर ली, यूपी में जिसके लोकसभा में ज्यादा लोग जीत के आए, दिल्ली में उसकी सरकार बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। कमोबेश यही स्थिति कांगड़ा के बारे में कही जाती है, लेकिन कई बार कांगड़ा के उलट जाकर पूरे हिमाचल ने वोट किया है। जेपी नड्डा के साथ दिक्कत क्या है कि जेपी नड्डा पर क्षेत्रवाद का आरोप ज्यादा लगा है। एक तो हिमाचल की राजनीति में ब्राह्मण होना अपने आप में एक उस तरह का बेनिफिट उनको नेचुरली नहीं मिल पाता जिस ढंग से वहां राजपूतों को मिलता है। एक वो पहले से ही शांता कुमार को संभवतः इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने किनारे लगाया था 1998 में। और जेपी नड्डा पर जो क्षेत्रवाद का आरोप है, आपको याद होगा हिमाचल में एम्स खुला था जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, और उस एम्स को वो अपने जिले में ले गए, बिलासपुर में। और बिलासपुर जिले की सियासी अहमियत हिमाचल प्रदेश में वैसी नहीं है। मोटे तौर पर आप कहें तो बिलासपुर जिले के लिए वो रामविलास पासवान बन गए, जैसे वो हाजीपुर के लिए बन गए थे। उस परिस्थिति में जेपी नड्डा की मास अपील सीमित हो जाती है। दूसरी बात सामने आती है हिमाचल के बारे में कि हिमाचल में अगर आर्थिक आधार पर आप विवेचना करें तो दो महत्वपूर्ण सेक्टर है। एक पर्यटन, जहां आप खास करके अपर हिमाचल में या लोअर हिमाचल के कुछ जैसे मैक्लोडगंज, डलहौजी, खजियार जैसे इलाकों में जाए तो वहां पर आपको हर घर में 2 कमरे का कॉटेज जरूर मिलेगा टूरिस्ट के टिकने के लिए। उत्तराखंड और हिमाचल में बेसिक फर्क यही है कि उत्तराखंड जाने वाले टूरिस्ट उत्तराखंड की जीडीपी में बहुत कम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कहें तो कंट्रीब्यूट करते हैं। हिमाचल जाने वाले जो लोग होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो हिमाचल की जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जाने वाले 70% टूरिस्ट सुबह में जाते हैं और हरिद्वार से फिर दूसरी ट्रेन या बस पकड़ के वापस आ जाते हैं। हिमाचल में जो जाते हैं वो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन स्टे करने के इरादे से जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो शिमला, कुल्लू और मनाली जाते हैं। वहां के टूरिस्ट वहां से बाहर निकल के ग्रामीण क्षेत्रों में, जो मनाली की 40 किलोमीटर की पेरीफेरी है, उसमें जाकर रुकना ज्यादा पसंद करते हैं। डलहौजी के साथ भी यही है। शिमला के आसपास भी आप देखें तो कुफरी, नारकंडा जैसी जगह है जहां लोग ज्यादा जाते हैं। और वहां ये कॉटेज इंडस्ट्रीज को कह सकते हैं आप। हर घर में 2-3 कमरे का बना हुआ है टूरिस्ट के लिए। होटल में खाने की बजाय लोग घरों में खाना पसंद करते हैं, वहां रुकना पसंद करते हैं।
वो अर्थव्यवस्था का आधार है, जिसको कि हाल के दिनों में खासकर पोस्ट कोविड एरा में बहुत नुकसान हुआ है। दूसरी बात आती है कि एप्पल फार्मर की, जो सेब के बागवान है, वो तकरीबन 22 विधानसभा सीटों पर लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर, शिमला, सोलन और ये कुल्लू मनाली, इन पूरे इलाके में प्रभावी है। और इनको जिस प्रकार से अडानी को एक तरह से अघोषित मोनोपोली जिस प्रकार से दी गई है, थोक में सेब खरीदने के मामले में उनके बड़े बड़े साइलोज बन गए हैं वहां पे, उससे लोगों को बहुत घाटा हुआ है, खास करके बागवानों को घाटा हुआ है। और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी पर काफी भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों का आकलन आप करें तो इन दोनों को, ये बात मैं नहीं कर रहा है, इसको आप देखिए, जयराम ठाकुर ने जब बाई इलेक्शन 3 विधानसभा सीटों और एक मंडी की लोकसभा सीट पर जो आया था, उसमें आपने देखा होगा जयराम ठाकुर ने क्या कहा था। खुलेआम भाजपा के किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती है, उन्होंने खुलेआम भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार की कारगुजारियों पर इसका ठिकरा फोड़ दिया था। सतपाल मलिक के अलावा एक दूसरे नेता दिखे थे जो इतना खुल करके केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे थे, और वो ऐसा नहीं था उनकी बेवसी थी, वो बोलना था उन्हें। दूसरी चीज, इसमें एक और चीज जो सामने आती है वो ये है वीरभद्र सिंह फैक्टर। 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह, 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति की लोकप्रियता बाकी दूसरे नेताओं से निश्चित तौर पर ज्यादा आंक सकता है। ज्योति बसु की लोकप्रियता को आप बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ नहीं तोल सकते। वीरभद्र सिंह की वीडियो के हाथ में एक तरह से कांग्रेस ने कमान सौंप दी है। एक सिंपैथी फैक्टर भी है, उनकी बेटी के यहाँ जो शादी की रस्म जब वो अदा कर रहे थे, उस दरमियान सीबीआई ने छापा मारा था, वो भी वहां के लोगों के बीच एक चर्चा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से ट्रीट किया था। दूसरी चीज, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो वहां पे आपको बद्दी में जो वीरभद्र सिंह ने टैक्स हॉलिडे दिया और लगाई गई, उसको भी वहां से गुजरात ले जाने की एक असफल कोशिश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा की गई है। क्योंकि गुजरात में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो आपको याद होगा, तब से ये कोशिशें हैं कि देश की बड़ी फार्मा कंपनियां गुजरात आए, लेकिन उसके पहले बद्दी में चंडीगढ़ की प्रॉक्सिमिटी का इस्तेमाल करते हुए एक इस तरह का हब बना दिया जहां आप आज की तारीख में कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा फार्मा हब है। उसको कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें हुई हैं, इसकी भी नाराजगी लोगों में है। तो ले देकर के आप यही कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संघ की मजबूती के बावजूद वहां उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में 2014, 17 और 19 में थी। और एक चीज इसमें मैं और जोड़ूंगा हिमाचल के बारे में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें आर्मी पैरामिलिट्री वाले को भी मैं इंक्लूड करता हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्रोपोर्शन, वो पॉपुलेशन के बीच का जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, पूरे देश में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है। हिंदी भाषी राज्यों में आप कहें तो सबसे अच्छी HDI मानव विकास सूचकांक किसी राज्य का है तो हिमाचल प्रदेश का है। जिस राज्य में ब्रॉड गेज की रेलवे का लोगों ने दर्शन नहीं किया हो या बहुत छोटे इलाके तक ब्रॉड गेज पहुंची हो, उस राज्य में आप कस्बे कस्बे में GDC यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देखें, कस्बे कस्बे में इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल देखें, और बिना किसी तरह के भेदभाव के स्कूल पहुंचने वाले छात्रों की तादाद को आप देखें, तो निश्चित तौर पर HDI को ये बेहतर करने वाले पैरामीटर्स हैं। और यहां पर यदि पेंशन का मुद्दा बन जाए, 2.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वहां, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम पेंशनर। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आपने देखा, जो पोस्टल बैलेट से वोट पड़े थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए थे। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन और सरकारी कर्मचारी के बीच के का अनुपात बहुत कम था, बहुत 24-25 करोड़ के पॉपुलेशन में बहुत कम था वो। हिमाचल में बहुत ज्यादा है, संभवतः पूरे देश में सबसे ज्यादा है। उस परिस्थिति में वहां आप कह सकते हैं कि 2.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जब यूपी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैलेट पेपर में 311 सीटों पर बढ़त दे सकते हैं सपा को, तो 2.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके परिवार के वोट को आप काउंट करें तो 10 लाख वोट होते हैं। पोस्टल बैलेट हिमाचल में बहुत ज्यादा होते हैं मिलिट्री और पैरामिलिट्री वालों के, जिनके 1 रैंक 1 पेंशन का मामला आज भी आप किसी से बात करें तो पता चल जाएगा कि वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में या इनके पैरामिलिट्री वाले और मिलिट्री वाले की 1 रैंक 1 पेंशन मामले में सिर्फ लिपापोती की है सरकार ने। और पोस्टल बैलेट ने, एक बार आपको याद होगा, हिमाचल के चुनाव का नतीजा तक बदल दिया था। आई थिंक 2002 या 7 की बात है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, जब पोस्टल बैलेट की वजह से चुनावी नतीजा पलट गया था। तो ये भी एक फैक्टर है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि मैंने हिमाचल के पत्रकारों से ही बात की, उन लोगों ने कहा कि ज्यादा चांस इस बात के हैं कि हिमाचल का मुख्यमंत्री गोली लॉस से CM आएगा, इस बात की संभावना ज्यादा है।
हाँ जी अभिषेक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अभिषेक कुमार। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि जो आप नड्डा जी के बारे में कह रहे थे ब्रजेश सिंह जी, कि वो प्रधानी का चुनाव नहीं जिता सकते या जीत सकते। दरअसल ये एक भारतीय राजनीति में एक सामान्य फेनोमेना है। कल्पना कीजिए नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनते और भाजपा अध्यक्ष ही बना दिए जाते बंगारू लक्ष्मण कांड के बाद, उनकी भी वही स्थिति होती। गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने जाना। चुनाव जीतने जिताने की जो संभावना है, एक बार खास करके भाजपा का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें मास लीडर आप तभी बनते हैं जब आप सीधे जनता के बीच उतारे जाते हैं, आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। नड्डा जी को दुर्भाग्यवश ऐसी अपॉर्चुनिटी अब तक मिली नहीं है। मोदी जी को मिल गई, मोदी जी के साथ साथ उनके सहारे अमित शाह को भी मिल गई। ये मैं कहना चाहता था। ठीक है अभिषेक, मतलब आप कह रहे हैं कि गोधरा टाइप कोई काम अगर नड्डा जी करेंगे जब हिमाचल में, तो भाई वो तो वहां नहीं जैसे वो रथ यात्रा चला, नहीं अभिषेक जी, अडवाणी जी को पूरे देश ने जान लिया जब रथ यात्रा उन्होंने चला दी और राम मंदिर अंदर हो गया, बाबरी मस्जिद गिर गई। मोदी जी तो इंटरनेशनली जान लिए गए गोधरा कांड के बाद। चलिए आप लालू जी अरेस्ट नहीं करते तो शायद अडवाणी जी भी इतने बड़े नेता नहीं हो पाते। ठीक बात जी। अभिषेक जी, मेरा प्रश्न ये है कि वो छोड़ के नहीं जा रहा है। मेरा कहना है वो तो रैली बीच बीच में रेस्ट करती है, 2 दिन 1 दिन रुकती है। अगर अभिषेक जी अगर जाते हैं राहुल गांधी, तो क्या आज वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है? लोग उनकी बातों को आज मान रहे हैं कि नहीं ये बात, ये जो इधर उधर की नहीं करते हैं, फेंकने वाली बात नहीं करते हैं। अभिषेक जी देखिए आनंद वर्धन जी, हिमाचल प्रदेश के बारे में कम से कम एक चीज जरूर कही जा सकती है कि राहुल गांधी बाकी देश के दूसरे हिस्सों की तरह वहां पप्पू नहीं बनाए गए थे। कभी राहुल गांधी को लेकर इस तरह की शब्दावली हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच आमतौर पर सुनी नहीं गई। हाँ, जाएंगे तो एक पॉजिटिव एम्बियंस क्रिएट करेंगे, पार्टी के लिए जरूर है। लेकिन एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, बस 10 सेकंड लूंगा। जो 5-5 साल का रोटेशन वाली पद्धति आप देख रहे हैं, जिस राज्य की कुल आबादी का 6-7% गवर्नमेंट एम्प्लॉई और पेंशनर हो, उस राज्य में यदि प्रतिभा सिंह आती है और पेंशन बहाली हो जाती है, तो ये रोटेशन रुक जाएगा। ये ज्योति बसु के बर्गादार अधिनियम जितना कारगर हो सकता है हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में कहे तो। ये पेंशन बहाली रोटेशन की प्रक्रिया को रोक सकती है अगले 15-20 सालों के लिए हिमाचल प्रदेश में।